अभी तक के बच्चे पढ़ा था 1950 से 1990 के बीच में क्या इकोनॉमिक प्लानिंग, कौन सा मिक्स्ड इकोनॉमी, किस तरीके से हम लोगों ने सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करी, कौन चेयरमैन होता है हमारी प्लानिंग कमीशन का, प्लानिंग कमीशन कब एबॉलिश होकर नीति आयोग बना, दैट वाज इन 2015। फिर हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था टॉपिक के एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम लोग देखें कि 1950 से लेकर 1990 के अंदर क्या चेंजेस आए। क्या था पहले कंडीशन, हम लोगों ने पढ़ा था कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट था, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड थे, जितने की जरूरत नहीं थी उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, स्टैग्नेशन था, कोई भी चेंजेस नहीं नज़र आ रहे थे उसके अंदर होते हुए। उसके अलावा जो लैंड होल्डिंग्स थी वो फ्रेगमेंटेड थी, दूर दूर जगहों पे जो सा है वो पीसेस ऑफ लैंड थे, जिसकी वजह से मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग यूज़ नहीं किया करते थे हम लोग। प्रिमिटिव मैथड्स जो से हैं, पुराने ट्रेडिशनल मैथड्स को यूज़ किया करते थे एग्रीकल्चर के अंदर। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक कि 1950 के अंदर हम लोगों ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या पहला स्टेप लिया, या गवर्नमेंट ने क्या पहला स्टेप लिया। उसके अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था लैंड रिफॉर्म्स। और लैंड रिफॉर्म्स का मतलब यही होता है कि जो ऑनरशिप का इशू था कि टीलर ऑफ द सॉइल कोई और है, काम कोई और कर रहा है और ऑनर कोई और है, या फिर बीच में इंटरमीडिएरीज जो जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने, उसे हम लोगों ने खत्म करने की कोशिश करी थी। तो ऑनरशिप ऑफ लैंड को जो चेंज किया था वो हमारे लैंड रिफॉर्म्स के अंदर आते हैं, जिसे हम लोग दो पार्ट के अंदर स्टार्ट किया था हम लोगों ने स्टडी करना। वन वॉज एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज और दूसरा था इसके अंदर लैंड सीलिंग। तो यही दो टॉपिक पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे इसके अंदर, और फिर हमारा आएगा इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन। आज का टॉपिक था क्या इसके अंदर, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज के अंदर, कि जो भी बीच में एजेंट्स थे, जो भी कमीशन एजेंट्स थे, जमींदार वगैरह थे, जो ऑनर ऑफ द सॉइल थे और टीलर अलग थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बीच में से किसी भी एजेंट को, किसी भी थर्ड पार्टी को रिमूव करने का वर्क किया था। इंटरमीडिएरीज को, जमींदारी सिस्टम को गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। उस चीज की वजह से क्या हुआ था कि 200 लाख टेनेंट्स वो टीलर ऑफ द सॉइल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ पाए थे। दूसरा है हमारा लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है कि एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि इससे ज्यादा लैंड कोई भी ऑन नहीं करेगा। अगर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद किसी के पास एक्स्ट्रा लैंड बचती है तो एक्स्ट्रा लैंड क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी, गवर्नमेंट उस लैंड को ले लेगी, और जिन लोगों के पास लैंड नहीं है उन्हें वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लैंडलेस फार्मर्स वगैरह को वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स की, तो ये जो सक्सेसफुल रहे थे, ये रहे थे वेस्ट बंगाल और केरला के अंदर ये सक्सेसफुल रहे थे। उसका रीजन क्या था कि वहां की गवर्नमेंट कमिटेड थी कि वी वांट दीज चेंजेस टू बी इंप्लीमेंटेड। बाकी जगह की गवर्नमेंट इतनी जो सा है वो कमिटेड नहीं थी, तो इसलिए वहां पर प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो पाई थी ये चीजें, तो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ था ये। और इसमें क्या हुआ था कि एट टाइम उन्होंने क्या किया, लैंड सीलिंग को चैलेंज कर दिया बीच में कि ठीक है कि ये लो जोन सा है, इसके अंदर ये लूप होल्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा है वैसा है। और जितना टाइम पीरियड बचा उतने टाइम में क्या किया कि जो जमीन एक्स्ट्रा थी वो अपने किसी रिलेटिव के, अपने किसी भी लेट से जो भी उनके सर्वेंट्स वगैरह थे उनके नाम पर वो उन्होंने करनी शुरू कर दी। ऐसे ही जमींदार्स को हटाया गया, बोला गया कि जमींदार्स जो उनसे हैं वो ऑनर ऑफ द सॉइल ना होकर टीलर को हम लोग ऑनर बनाएंगे। तो जमींदार्स ने क्या किया, टीलर्स को ही हटा दिया और क्लेम किया कि हम ही टीलर हैं। तो कुछ इसके लूप होल्स का फायदा एट टाइम उठाया गया था, तो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ था। लेकिन कभी सक्सेस की अगर हम लोग बात करें या लैंड रिफॉर्म्स की बात करें तो ये दोनों हम लोग मेंशन करेंगे, और साथ में जो बताया आप लोगों को कि 200 लाख टेनेंट्स केम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो टुडेज टॉपिक इज ग्रीन रेवोल्यूशन। शायद कभी छोटी क्लास के अंदर भी इसे स्टडी आप लोगों ने किया हो। ग्रीन वर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रीन वर्ड का मतलब यहां पर है क्रॉप्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड, और रेवोल्यूशन का मतलब होता है एकदम से किसी चीज के अंदर बहुत चेंज आना, स्पर्ट इन समथिंग। रेवोल्यूशन वर्ड का मतलब ये होता है। तो काफी तेजी से जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ा, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, एंड इट वॉज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया इन 1966। वैसे तो दो फेजेस के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ था, एक था 60-70s, मिड 60-70s बोलेंगे तो ज्यादा प्रॉपर रहेगा, एंड मिड 70s एंड 80s। तो दो फेजेस के अंदर जो सा है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन जो सा है कंट्री के अंदर इंप्लीमेंट हुआ था। हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, स्टैग्नेशन था, प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी,
एग्रीकल्चर से कोई भी हम लोगों को एज सच ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा था, जबकि डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे मैक्सिमम पॉपुलेशन की थी। जो मैक्सिमम लोग थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, किस चीज़ के लिए? अपने लाइवलीहुड के लिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी, क्या किया गया? HYV सीड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर रहेगी वो रहेगी HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज किए गए। और हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को यूज करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स की डोज को बढ़ाकर क्रॉप के प्रोडक्शन को जो बढ़ाया गया उसे हम लोग बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। कब इंट्रोड्यूस हुआ कंट्री में? हमारी 1966 के अंदर। गॉट इट? तो 1966 के अंदर हमारे यहां पर जो सा इंडिया के अंदर जो इंट्रोड्यूस करने में हेल्प आउट किया था वो किया था MS स्वामीनाथन ने। जबकि जो ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम लोग बात करेंगे किसने ब्रीड किया था प्लांट्स की इस वेराइटी को, सीड्स की इस वेराइटी को, तो इट वाज एन अमेरिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। गॉट इट? नॉर्मन E. ब्लॉन्ग नाम था उनका, जिन्होंने बेसिकली ये इंट्रोड्यूस किया था एंड ही गॉट नोबेल प्राइज एज वेल इन 1970। इंडिया में MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो दो फेजेस में मिड 60s 70s एंड 70 80s के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। क्या इंपैक्ट रहा उसका? उसका इंपैक्ट ये रहा कि हमारे यहां पर क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा, हम कुछ हद तक के सेल्फ सफिशिएंट हो पाए क्रॉप्स के प्रोडक्शन के अंदर। तो हम लोग क्या हो पाए? हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो पाए क्रॉप्स के प्रोडक्शन के अंदर। सबसे पहली चीज आ जाएगी ये। और दूसरा, हमारे यहां पर बफर स्टॉक्स जो उनसे हैं वो मेंटेन हो पाए। बफर स्टॉक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा स्टॉक्स, सरप्लस स्टॉक्स। क्योंकि एट टाइम क्या हुआ करता था हमारी कंट्री के अंदर, जब भी कोई भी इश्यूज आया करते थे तो हमारे यहां पर फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम रहा करती थी, तो हम बफर स्टॉक्स मेंटेन कर पाए, हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। जो दूसरी कंट्रीज पे हमारी डिपेंडेंसी फूड ग्रेन्स को लेकर वो क्या हो पाई? वो कम हो पाई। और उसके अलावा हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस बचा कि हम लोग अपना कंजम्पशन करने के बाद क्या कर पाए? हम लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा क्रॉप्स बच पाए जिन्हें हम लोग सेल कर सकते थे मार्केट के अंदर। तो कभी अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की कंट्री के अंदर जरूरत क्यों पड़ी, तो जो एग्रीकल्चर के हम लोगों ने फीचर्स पढ़े थे उसमें से स्टैग्नेशन, लो प्रोडक्टिविटी, डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, मेजॉरिटी ऑफ पीपल दैट वर डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, इस चीज की वजह से जरूरत थी एक चेंज की। कैसे चेंजेस लेकर आए? ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने क्या यूज किया? हम लोगों ने HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स काफी सारे यूज किए। हमारी कंट्री में किसने इंप्लीमेंट करने में हेल्प आउट किया? MS स्वामीनाथन ने। कब इंप्लीमेंट हुआ कंट्री के अंदर? 1966। गॉट इट? इन द खारिफ सीजन। कौन से एरियाज के अंदर ज्यादा जोन सा है हम देख पाए कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ा? तो इसके अंदर हम लोग कुछ स्टेट्स का नाम याद रखेंगे। वन इज तमिलनाडु, द सेकंड वन इज आंध्र प्रदेश एंड द थर्ड वन इज पंजाब। तो तीन ये स्टेट्स हम लोग याद रखेंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब। ये तीन वो स्टेट्स है जहां पर हम लोग देख पाए कि हाँ कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट हो पाए हैं। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन सबसे पहले इन स्टेट्स के अंदर बढ़ा। और लार्जली जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो कन्फाइंड रहा किसमें? व्हीट और राइस के लिए। 70-80s में जब इंप्लीमेंट हुआ तो और स्टेट्स तक के भी क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ हद तक के अपने इफेक्ट्स दिखा पाया और क्रॉप्स में भी हम लोग जो उनसा है थोड़ा सा डील कर पाए। लेकिन जो मेजोरिटी रहा वो फिर भी राइस और व्हीट का क्रॉप प्रोडक्शन ही बढ़ा मेनली। फाइन। क्या फायदे रहे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक तो हम लोग क्या है? सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। दूसरी कंट्रीज पे जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो डिपेंडेंसी काफी हद तक के क्या हो पाई? काफी हद तक के वो डिपेंडेंसी कम हो पाई। बफर स्टॉक्स बताया आप लोगों को कि बफर स्टॉक्स हम लोगों के क्या हुए? हमारे बफर स्टॉक्स मेंटेन हो पाए, हम लोग एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन कर पाए। ठीक है, उसके अलावा मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस के अंदर क्या आता है कि हम लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा क्रॉप्स बचे अपने कंजम्पशन के बाद, जिसे हम लोग क्या कर पाए? जिन्हें हम लोग दूसरी जगहों पर सेल कर पाए। अब कुछ और चीजें ध्यान रखेंगे। क्या हर एक फार्मर आराम से जो सा है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का एडवांटेज उठा पाया? तो याद रखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जो भी HYV सीड्स हुआ करते थे, एक तो वो एक्सपेंसिव थे, उसके अलावा वाटर की डोज यानी वाटर बहुत ज्यादा चाहिए हुआ करता था। ड्रेनेज की फैसिलिटी बहुत अच्छी चाहिए थी, इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी चाहिए थी, तो प्लेंटी ऑफ वाटर वाज रिक्वायर्ड इन इट। उसके अलावा जो नॉर्मल फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं किसी भी सीड को कल्टीवेट करने में,
यहां पर जब बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो उसकी डोज अराउंड अबाउट 4 to 10 टाइम्स हाई थी, यानी कि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स वगैरह की जरूरत पड़ा करती थी। तो सारे के सारे फार्मर्स उसे अफोर्ड नहीं भी कर पाया करते थे। ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी शुरू करी कि लोगों तक के ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ एडवांटेजेस पहुंच पाए। और किस तरीके से गवर्नमेंट ने उसे इंट्रोड्यूस किया कि गवर्नमेंट ने बेसिकली सब्सिडीज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट कैसे देगी, कैसे हेल्प आउट करेगी फार्मर्स को, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दी, गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी। ठीक है, आपको कोई लोन चाहिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगा, आपको कुछ फर्टिलाइजर्स चाहिए आपको सब्सिडाइज्ड रेट्स पे मिल जाएंगे। जरूरी था उस टाइम पे, लेकिन इसमें हम लोग याद रखेंगे कि सब्सिडीज को लेकर हमें फेवर और अगेंस्ट में कुछ जो उनसे भी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या क्या बताया, क्या क्या कहा, उस चीज को हम लोग याद रखेंगे। पहला है कि सब्सिडीज के फेवर में क्यों। तो पहली बात आ जाती है कि सब्सिडीज के फेवर में जो इकोनॉमिस्ट थे उनका यह मानना था कि फार्मिंग हमारे यहाँ पर जो सा है वो एक रिस्की एवेन्यू है, उसे अफोर्ड करना क्या है, उसे अफोर्ड करना मुश्किल है। और रिस्की क्यों है वो, रिस्की इसलिए है क्योंकि एग्रीकल्चर जो सा है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो आज भी हम सुनने को मिलता है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन अच्छा ना होने की वजह से फार्मर्स ने क्या कर दिया, फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया। तो जो सब्सिडीज प्रोवाइड करी गई उनमें फेवर में बताया गया कि एक तो रिस्की एवेन्यू है ये, दूसरा बताया गया कि अगर स्टार्टिंग में HYV सीड्स और जो भी सारे के सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, ड्रेनेज की, वाटर की जो फैसिलिटीज वगैरह चाहिए, उन्हें लोग अफोर्ड तभी कर पाएंगे जब उन्हें कोई ना कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। तो हम लोग चाहते थे कि HYV सीड्स या ग्रीन रेवोल्यूशन का जो भी असर है वो हर एक फार्मर तक के पहुंच पाए। उसके लिए जरूरी था क्या, उसके लिए जरूरी था कि कहीं ना कहीं सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करी जाए। तो रिस्क की एवेन्यू वाली बात आ जाएगी। उसके अलावा लोग जो उनसे स्टार्टिंग में उसे एडॉप्ट करें कम से कम, उस चीज के लिए हम लोगों को सब्सिडीज देनी जरूरी थी। और जो इकोनॉमिस्ट इसके अगेंस्ट हैं उनका यह मानना है कि सब्सिडीज ठीक है आप लोगों ने स्टार्टिंग में दी, स्टार्टिंग में सब्सिडीज देनी जरूरी थी, आपने सब्सिडीज दी क्योंकि आप लोग चाहते थे कि क्या हो, कहीं ना कहीं लोग इसे एडॉप्ट करें, ग्रीन रेवोल्यूशन को, HYV सीड्स को, इन्हें यूज करना शुरू करें। लेकिन जब मान लो कि उसके कुछ इफेक्ट्स देखने को मिले, लोगों ने उसे एडॉप्ट कर लिया, उसके बाद क्या था, उसके बाद तो आपको फेज आउट कर लेना चाहिए था उसे, उसके बाद तो उसे हटा देना चाहिए था। आप बोलते हैं कि अगर फार्मर्स को हम लोग सब्सिडीज प्रोवाइड ना करते तो जो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है, जो डिफरेंस है रिच और पुअर फार्मर्स के बीच में, वो और बढ़ जाता है क्योंकि पुअर फार्मर उसे कभी अफोर्ड ना कर पाते। अब जो इसके अगेंस्ट हैं वो क्या बोलते हैं इस चीज को लेकर, उनका यह मानना है कि अगर आप किसी भी चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, अगर कहीं पर भी आप सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करनी शुरू कर देंगे, आप फ्री में कोई भी चीज देनी शुरू कर देंगे, तो उसके इफेक्ट एज सच पॉजिटिव आए ये जरूरी नहीं है। ज्यादातर जो चीज फ्री में मिलती है या कम कॉस्ट में मिलती है उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है, उसके वेस्टेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा क्या, ये भी हमारा पॉइंट आ जाएगा अगेंस्ट सब्सिडीज क्या कहना था। तीसरा, सब्सिडीज जा रही है, फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स परचेज कर रहे हैं, अल्टीमेटली एडवांटेज किसे हो रहा है, अल्टीमेटली जो एडवांटेज हो रहा है वो फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज को हो रहा है इंस्टेड ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स तक के उसका एडवांटेज जाए ना जाए, लेकिन फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज को खूब बेनिफिट हो रहा था। तो दीज आर व्हाट, दीज आर लाइक सब्सिडीज डिबेट। उसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन, फटाफट से एक बार इसे हम लोग देखते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हम लोग ध्यान रखेंगे कि 2 फेजेस में हुआ था, इट वॉज मिड 1960 to 70s, द सेकेंड वन वॉज 70s, मिड 70s to मिड 80s। स्टार्टिंग में देखने को मिला था, इट वॉज कन्फाइंड टू विच क्रॉप प्रोडक्शन, राइस एंड व्हीट। कौन से एरियाज में था, यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो इट वॉज कन्फाइंड टू तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एंड पंजाब। हमारी कंट्री के अंदर किसने इंप्लीमेंट करने में हेल्प आउट किया था, MS स्वामीनाथन। एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुआ था, इन द ईयर 1966, खारिफ सीजन के दौरान।
ऑल ओवर वर्ल्ड इट वॉज डॉक्टर नॉर्मस ई ब्लॉच हु गॉट नोबेल प्राइज इवन, किस चीज के लिए? क्योंकि इन्होंने ब्रीड किए थे इस तरह के सीड्स जिन्हें हम लोग मिरेकल सीड्स भी बोलते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को। कब नोबेल प्राइज मिला था? इन द ईयर 1970s। क्यों जरूरत पड़ी थी इंडिया को इन सब चीजों की? पहली बात, लो प्रोडक्टिविटी। उसके अलावा शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे तब। उसके अलावा ट्रेडिशनल मेथड्स या फिर डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल भी हम लोग यहां लिख सकते हैं। जब हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया तो क्या कोई चेंजेस देखने को मिले? यस, व्हाट दोस चेंजेस वर? एक और इसके अंदर पॉइंट ऐड करेंगे अभी हम लोग। पहला आ जाएगा, हम लोग बफर स्टॉक मेंटेन कर पाए। और बफर स्टॉक वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा सरप्लस स्टॉक हम लोग मेंटेन कर पाए। राइट, दिस इज व्हाट दिस इज, एक्स्ट्रा स्टॉक, सरप्लस स्टॉक। हमारे पास गोडाउन्स में अब अनाज चावल था कि कभी कोई आपदा आ जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए तो हम उसके साथ क्या कर सके? हम उसके साथ कॉप अप कर सकें। उसके बाद हम लोग मार्केटेबल सरप्लस जनरेट कर पाए, यानी कि जो एक्स्ट्रा था हम लोग ये सोच पाए कि भाई हम इसे क्या कर सकते हैं? मार्केट के अंदर सेल करके प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट हम इसके अंदर लिख सकते हैं, हेल्प टू लो इनकम ग्रुप्स। जिन लोगों की इनकम कम थी उन्हें भी ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट मिला। किस तरीके से? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन क्या हुआ? फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ा। और फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से क्या फायदा मिला कि जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है, मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या हुआ? मार्केट में सप्लाई बढ़ने की वजह से जो फूड ग्रेन्स के रेट थे, जो प्राइसेस थे, वो कंसिडरेबली कम हो गए। अब क्या हुआ? किसी भी पर्सन को, किसी भी फार्मर को, किसी भी पर्सन को क्या हुआ? अपनी इनकम का कम प्रोपोर्शन स्पेंड करना पड़ा फूड ग्रेन्स के ऊपर। तो यह आ जाएगा हमारा नेक्स्ट, हेल्प्स टू लो इनकम पीपल, क्योंकि अब अफोर्डेबल हो गए थे फूड ग्रेन्स। आप इस चीज को समझें कि मेरी इनकम 100 रुपए है और 100 में से अगर मैं 50 रुपए फूड ग्रेन्स पे खर्च रहा हूं तो 50 बचते हैं, लेकिन अगर वो सस्ते हो गए 20 हो गए तो फिर मेरे पास 80 रुपीज बचेंगे। गॉट इट? तो दिस वर द लाइक एडवांटेजेस ऑफ इट। क्या प्रॉब्लम थी? अगर बोला जाए कि क्या कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जोन सी थी वो थी दे वर मोर प्रोन टू पेस्ट अटैक। पेस्ट अटैक के चांसेस इस तरह के क्रॉप्स के ऊपर कंपैरेटिवली ज्यादा थे। फिर जो वाटर की फैसिलिटी थी, ड्रेनेज की फैसिलिटीज थी, फर्टिलाइजर्स का जो डोज थी वो बहुत हाई चाहिए हुआ करती थी, तो हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये क्या थी? ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। पेस्ट अटैक हो गया, और मैंने आपको बताया क्या? हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर्स वगैरह थे उनकी काफी ज्यादा हम लोगों को क्या चाहिए होती थी? डोज चाहिए होती थी इन्हें ग्रो करने के लिए। तो हर कोई जो सा है अफोर्ड नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम बढ़ने के चांसेस बढ़ गए थे। जिन फार्मर्स ने अफोर्ड कर लिया वो अमीर हो गए, जो फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाए वो क्या हो गए? गरीब हो गए। गवर्नमेंट ने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करने की कोशिश करी? गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी सब्सिडी। सब्सिडीज के जो फेवर में थे उन्होंने बोला कि रिस्की है हमारे यहां पर फार्मिंग, बहुत सारे लोग आत्महत्या तक करते हैं अगर उनके क्रॉप्स वगैरह ढंग से ग्रो ना करें, ना बिके। तो क्या हुआ? रिस्की है, इस चीज के लिए जरूरत है कि गवर्नमेंट उसे जो सा हेल्प आउट करे। और दूसरा क्या था कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब आती है लोग उसे एडॉप्ट करें तो वहां पर सब्सिडीज देनी जरूरी है, नहीं तो लोग एडॉप्ट ही नहीं करेंगे। जो अगेंस्ट थे सब्सिडी के, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? इवन वो बोलते थे कि एक तो फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट अपने जो उनसे भी ट्रेजरी है उससे पैसा निकालने में लगी हुई है। क्या होगा? गवर्नमेंट के फालतू के एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, फायदा हो ना हो लेकिन एक्सपेंडिचर्स तो बढ़ ही रहे हैं। उसके अलावा मिस यूज के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब कोई चीज फ्री में दी जाए तो लोग वैल्यू नहीं करते। उसके अलावा फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज जो सी हैं वो ज्यादा एडवांटेज उठा रही हैं इसका। एडवांटेज इज टू फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री।
गॉट इट? तो दिस इज व्हाट दिस इज द टॉपिक, ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर यू पीपल। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, करिए इसे अच्छे से।